हेलो स्टूडेंट्स, ये एनएमआर सीरीज में हम अब तक 3 वीडियोस देख चुके हैं। और जो आपने पिछला वीडियो थर्ड वीडियो देखा था वो आपका पोजीशन ऑफ सिग्नल या केमिकल शिफ्ट पर हमने पढ़ा था। उसमें आपने कुछ टेबल्स देखी थी। उन टेबल्स में आपने डेल्टा वैल्यूज़ कंपाउंड्स की देखी थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले लें कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन का जो डेल्टा वैल्यू होती है वो 10 to 12 ppm होता है, 10 to 12 ppm। ठीक है। ऐसे अगर आप देखते हो कार्बोनिल ग्रुप की हाइड्रोजन की यानी कि COH, अब जो ये प्रोटॉन है कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें हमने देखा था 9 to 10, ठीक है, 9 to 10 ppm पर ये आपका एब्जॉर्ब करता है। तो इनकी डेल्टा वैल्यूज में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपके फ्लोराइड की अगर आप देखते हो कि आपका HCF बॉन्ड है, ठीक है, इसकी क्या होगी HCCl बॉन्ड है, तो इनमें से ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी या क्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो उसमें टेबल्स में तो आपने देख लिया था कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसी कम है, बट वो ज़्यादा है या कम है तो वो क्या कारण है उसका कि किसी की वैल्यू आपकी ज़्यादा है किसी की वैल्यू आपकी कम है। उसे ही देखने के लिए हम आज फैक्टर्स पढ़ेंगे इसके, जो कि डेल्टा वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से डेल्टा वैल्यू आपकी कम या ज़्यादा होती है। तो एक आइडिया आप ले सकते हो यहाँ से इसका, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे क्वेश्चंस करने में। तो देख लेते हैं ज़रा फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि डेल्टा वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे देखिए फर्स्ट जो फैक्टर है इसका होता है इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट में लिख सकता हूँ उसे, ठीक है, शॉर्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप जानते हो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट किस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड होता है एटम्स की, ठीक है, ऑफ एटम्स। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। अब आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि आपका जो प्रोटॉन होता है उसके चारों ओर का जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है, जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, भैया आपने मैग्नेट्स लगा दी इधर, तो क्या हुआ, जो प्रोटॉन है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो भी रोटेट करना, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पर उसका रोटेशन होगा, रिवोल्यूशन होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अपोज कर देता है। या आप कह सकते हो कि वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस कंडीशन में हमारा प्रोटॉन सिल्डिड होगा। अब सिल्डिड है तो उसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी और डिसिल्डिड है तो उसकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आपको ये अगर आई इफेक्ट के बेस पे अगर आपको देखना है, आपको ऐसे कंपाउंड मिले हैं जहाँ पर आप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देख सकते हो, तो आप सीधी सी बात है, आप जानते हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है एटम की। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है तो उसके जो प्रोटॉन होगा उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रिवोल्यूशन या रोटेशन भी कम होगा, ठीक है। तो रोटेशन कम होने से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका वीक होगा, जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं कर पाएगा। तो आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका प्रोटॉन डिसिल्डिड होगा और डेल्टा वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये आप यहाँ से समझ सकते हो। अभी आप देखिए, तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि जो आई इफेक्ट होगा, आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा वैल्यू, क्योंकि आई इफेक्ट डीसिल्डिंग कोज कर रहा है। आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा डीसिल्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, और डीसिल्डिंग ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है डेल्टा वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, हमने लिया CH3Cl, एक आपने लिया CH3Br और एक आपने लिया यहाँ पर CH3F। अब आप देखिए इसका सिग्नल कितना आएगा, आपका 3 प्रोटॉन है, ठीक है, तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं, एक कार्बन से जुड़े हैं एक Cl से जुड़े हैं, तो ए सिग्नल ए सिग्नल ए सिग्नल, तीनों में सिग्नल एक ही है। अब आप इसमें देखते हैं कि डेल्टा वैल्यू ज़्यादा किसकी है, यानी कौन हायर फील्ड पे एब्जॉर्ब करेगा कौन लोअर फील्ड पे एब्जॉर्ब करेगा, वो डिपेंड करता है उनकी सिल्डिंग है या डिसिल्डिड है। तो आप देखिए, अब आई इफेक्ट के बेस पे हम देख रहे हैं, तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, जैसे कि आप जानते हो, फ्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम करेगा यहाँ पर कार्बन पर। तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम होगी वो यहाँ होगी, तो ये आपका डिसिल्डेड ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वीक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपका डिसिल्डिंग भी ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन के केस में डिसिल्डिंग ज़्यादा होगी। उसके बाद इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना है आपका, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना आपका क्लोरीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ब्रोमीन है। तो ये कह सकते हैं हम कि ब्रोमीन में डिसिल्डिंग सबसे कम होगी जबकि फ्लोरीन में डिसिल्डिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो डेल्टा वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा जो है इस केस में होगी, थर्ड केस में आपकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी।
तो ये इजीली हम ऐसे पहचान सकते हैं। इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिले हुए हैं तो आप उन्हें ईजिली बता सकते हो। अब आप देखिए यहीं से ले लेते हैं, हमने लिया CH3 CH2F। अब इसमें आपके देखिए दो टाइप के आपके सिग्नल मिल जाएंगे, ये आपका A सिग्नल, तो यहाँ पर आपका ये B टाइप का सिग्नल होगा। देखिए इसका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है क्योंकि इसके साथ CH2F जुड़ा हुआ है। अगर इन प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट देखते हैं उसके साथ डायरेक्टली फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा हुआ है। तो दो तरह के सिग्नल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कौन ज़्यादा डिसिल्यूट होगा, यानी कि A टाइप का ज़्यादा डिसिल्यूट होगा आपका, B टाइप का ज़्यादा डिसिल्यूट होगा। तो देखिए ज़रा, जो B टाइप का आपका प्रोटॉन है, B टाइप का आपका सिग्नल है, वो आपके फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जबकि A टाइप का जो है वो फ्लोरीन से काफ़ी दूर है। फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसलिए वो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा एडजेसेंट पोजीशन पर, जबकि ये इससे दूर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा सिल्लिड होगा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये ज़्यादा डिसिल्लिड होगा। तो इस तरह से कह सकते हो। तो ये आपका डिसिल्लिड और इसके कंपेयर में ये आपका सिल्लिड होगा। तो इसकी डेल्टा वैल्यू जो होगी, यानी कि आपकी डेल्टा वैल्यू ऑफ B आप कह सकते हो डेल्टा वैल्यू ऑफ B इज़ ग्रेटर देन डेल्टा वैल्यू ऑफ A सिग्नल की डेल्टा वैल्यू आपकी कम होगी, जबकि B सिग्नल की आपकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आपका डिसिल्लिड है और ये आपका सिल्लिड है। तो इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। तो यहीं से आपको क्लियर हुआ है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई इफेक्ट के, या आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो आपकी डेल्टा वैल्यू भी ज़्यादा होगी, डेल्टा वैल्यू की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए ज़रा, नेक्स्ट इफेक्ट जो आता है हमारा वो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रोपिक या इसे स्पेस इफेक्ट भी कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, या फिर आप इसे स्पेस इफेक्ट भी कहते हैं। स्पेस इफेक्ट कहने का मतलब ये है कि इसे 3D मेजर करते हो, आप 3D में मेजर करते हो। तो देखिए कोई एग्जांपल, और ये मिलता किस केस में है, ये मिलता केवल वहाँ है जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल वहीं पर आप एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट देख सकते हो, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन वीक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका रिवोल्यूशन बहुत फास्ट होता है। आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, वीक बॉन्डिंग करते हैं, तो इसलिए आसानी से तेज़ी से रिवॉल्व करने लगते हैं। अब देखिए ज़रा, आपका जैसे कि हम एल्कीन ले लेते हैं कोई एग्जांपल, और एल्कीन में आपने एथीन लिया हुआ है, ठीक है। अभी आप इसमें देखिए कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर, ये जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होंगे वो अपने एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, देखिए इस तरह से घूमने लगे। तो इनके तेज़ी से घूमने से क्या जनरेट होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट होता है, ये प्रोटॉन की जो साइड होती है उसकी साइड में तो आपका ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं उनकी दो तरह की, वैसे तो डिफरेंट नेचर होती है इनकी, लेकिन जो आप मोस्ट कॉमन पढ़ते हो दो तरह की नेचर होती है आपकी, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। आपने पढ़ा जो पैरामैग्नेटिक होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि डायमैग्नेटिक जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। ये बहुत आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। तो देखिए जो प्रोटॉन की साइड में जो ये आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो किस नेचर का, आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो ये सीधी सी बात है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होंगे इस कंडीशन में वो कैसे होंगे, आपके डिसिल्डेड प्रोटॉन होंगे। लेकिन इस कंडीशन में जो आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो ये इसका इफेक्ट है, यहाँ पर इसका इफेक्ट जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस टाइप का है, डायमैग्नेटिक टाइप का है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा, तो इसका मतलब ये कैसा होगा आपका सिल्डेड। तो ये जो पोर्शन है आपका वो तो सिल्डेड पोर्शन है भाई, ये पोर्शन आपका कैसा हो गया आपका सिल्डेड, क्योंकि यहाँ पर आपका डायमैग्नेटिक नेचर है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की। बट ये जो पोर्शन हो गया या ये जो पोर्शन हो गया, ये पोर्शन कैसे हो गया आपके, ये आपके हो गए पैरामैग्नेटिक एंड डिसिल्डेड रीजन। तो जो प्रोटॉन है यहाँ पर हमारे डिसिल्डेड रीजन में है। इसको सबसे समझने का तरीका है, यहाँ sp2 हाइब्रिडेशन होता है, वहाँ के जो प्रोटॉन्स होते हैं sp2 हाइब्रिड, अगर कार्बन से प्रोटॉन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो वो डिसिल्डेड रीजन में ही होते हैं। ये एक भी तरह का टॉपिक लॉजिकल समझ लीजिए कि हम सीधा याद रख सकते हैं ऐसे।
अब ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा एल्डिहाइड में। भाई आपने लिया जैसे HCHO लिया फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर भी जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो ये आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके कारण जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यही इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। यहाँ पर ये कैसा होगा आपका पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पर कैसा होगा ये आपका डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर आपके सिल्डेड और यहाँ पर आपका डिसिल्डेड, तो इसके प्रोटॉन भी डिसिल्डेड होते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, इसमें कार्बन और से ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का -I यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। और दूसरा प्रोटॉन जो है वो डिसिल्डिंग रीजन में भी है, तो यहाँ पर जो डेल्टा वैल्यूज है यानी कि डिसिल्डिंग जो है वो और ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आसानी से समझा जा सकता है, जो डिसिल्डिंग है वो और ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए इधर आपका बेंजीन का एग्जांपल हमने लिया है। अब बेंजीन में आप जानते हैं जो ये रिंग दिखाते हैं आप बेंजीन में, ये डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं तेजी से, तो वो भी इंड्यूस मैग्नेटिक भी जनरेट कर देंगे। जब आप इसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये तेजी से रिवॉल्व होते रहते हैं, जिनके कारण क्या होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो आप ये जब देखते हो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आपका प्रोटॉन को डिसिल्डेड कर देता है, और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो उनकी डिसिल्डिंग भी ज़्यादा होगी। बट अगर आप कंपेयर करते हो कार्बोनिल ग्रुप से, तो कार्बोनिल ग्रुप से कोई भी ग्रुप है वो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को आप देखते हो तो जो पाई इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। आपका कार्बोनिल ग्रुप भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। लेकिन हमेशा पाई बॉन्ड से ज़्यादा जो नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है वो आपके ग्रुप्स की होती है। ध्यान रखना, जो ग्रुप्स होते हैं -R ग्रुप या -I ग्रुप जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसे क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर भी डिसिल्डिंग होगी, तो जो बेंजीन होती है उसमें जो रेंज होती है डिसिल्डिंग वो लगभग आपको 6 to 8 के आसपास आपको मेजर हो जाती है, 6 to 9 तक भी जा सकती है कभी कभी, बट मोस्टली जो होती है वो 6 to 8। और जो मोस्ट कॉमन इसकी है जिसे आप देखते ही पहचान सकते हो वो मिलती है आपको 7 पॉइंट समथिंग, 7.3 मिल जाए, 7.1 मिल जाए, तो हमेशा इस रेंज में ही हमें दिखाई देता है डेल्टा वैल्यूज में। टो वैल्यू होगा तो 10 माइनस कर दोगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि टो और डेल्टा का रिलेशन है, टो इक्वल टू होता है 10 माइनस डेल्टा। तो अगर टो में वैल्यू दी है तो उसी को भी आपको ध्यान से रखना है कि अगर आपकी डेल्टा वैल्यू कितनी है 7 है, मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा वैल्यू कितनी है 7, तो टो वैल्यू कितनी है वो इसकी 3। तो इस तरह से इसे भी आप मेजर करके रखेंगे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, टो में दिया हुआ है आपका, फिर डेल्टा में दिया हुआ है। अब इसी को हम मेजर ऐसे कर लेते हैं कि भाई डेल्टा वैल्यू अगर ज़्यादा है तो समझ लीजिए डिसिल्डिंग ज़्यादा है, टो वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब सिल्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर आपकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब डिसिल्डिंग ज़्यादा है, और टो वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब सिल्डिंग वहाँ पर ज़्यादा है। अब देखिए नेक्स्ट डिसिल्डिंग की बात, नेक्स्ट बात करते हैं हम वान डर वाल डिसिल्डिंग। वान डर वाल डिसिल्डिंग क्या होती है, देखिए आपने एक नॉर्मली एल्केन लिया, जैसे आपने लिया यहाँ पर CH4, ठीक है, ये चलो आप प्राइमरी शुरू करिए, CH4 तो नॉर्मली हो गया। यहाँ से हमने लिया CH3 अब अगर आप इस प्रोटॉन की देखते हो कि डेल्टा वैल्यूज क्या होगी, तो सीधी सी बात है भैया CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो सिल्डिंग ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा सिल्डेड है। और आपका जो प्रोटॉन है आपको उसकी नेचर पता करने की, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो अगर मैं आपको पूछिए प्रोटॉन कैसा है, तो जिस टाइप के ये कार्बन से जुड़ा है उसी टाइप का ये प्रोटॉन होगा आपका। अब देखिए जो आपका कार्बन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है बाकी एक कार्बन है, तो कैसा कार्बन है आपका, प्राइमरी, तो हाइड्रोजन भी आपका प्राइमरी ही होगा। तो प्राइमरी वान डर वाल डिसिल्डिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब बल्कनेस बढ़ जाती है, भाई बल्कनेस जब ज़्यादा होगी तो आपकी डिसिल्डिंग भी ज़्यादा होगी। जैसे कि हम समझ सकते हैं, हमने लिया यहाँ पर CH3H। अब देखिए अगर आप इस प्रोटॉन को मेजर करते हो तो ये जो कार्बन है किस टाइप का है, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब सेकेंडरी होगा, तो ये प्रोटॉन भी आपका सेकेंडरी होगा। अब आप कहेंगे डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, बट ये केस यहाँ पर देखिए क्यों नहीं लग जाता है। क्या होता है कि ये बल्कि ग्रुप जो होते हैं ये आपके क्या करते हैं, हिंड्रेंस बढ़ा देते हैं। अब प्रोटॉन को सिल्डेड होना चाहिए था, लेकिन ये आपको डिसिल्डेड करने लगते हैं, क्योंकि प्रोटॉन को अनस्टेबल करने लगेंगे। जब दोनों तरफ बल्कि ग्रुप होंगे तो क्या करेंगे, प्रोटॉन को डिसिल्ड करने लगते हैं। तो जो आपकी वान डर वाल डिसिल्डिंग होती है ये बल्कनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो आपके बल्कनेस होगी, बल्कनेस होता है मतलब भीड़ भाड़, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा वैल्यू। ठीक है, बल्कनेस को हम वान डर वाल डिसिल्डिंग कहते हैं। तो सीधे से आप समझ सकते हैं कि अगर बल्कनेस ज़्यादा होगी तो डेल्टा वैल्यू भी ज़्यादा होगी।
ठीक है। तो आप अगर यहाँ बात करें तो प्राइमरी प्रोटॉन है, तो प्राइमरी प्रोटॉन जो होगा सिल्लिड ज़्यादा होगा, यानी कि डेल्टा वैल्यू को अगर हम मेजर करें, या हम मेजर कर रहे हैं डेल्टा वैल्यू तो प्राइमरी की डेल्टा वैल्यू सबसे कम होगी, सेकेंडरी प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, और टर्सरी प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू उससे भी ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं आसानी से, क्योंकि टर्सरी जो होगा वो ज़्यादा हिंडर्ड होगा, क्योंकि जिस कार्बन से वो जुड़ा है उसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं या 3 कुछ जुड़े हुए हैं ग्रुप्स, वो आप ज़्यादा हिंड्रेंस बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से इसकी डीसिल्डिंग ज़्यादा होगी। तो ये भी बहुत ईजी तरीका है समझने का कि आपका प्राइमरी प्रोटॉन की कम होती है, सेकेंडरी प्रोटॉन की ज़्यादा होती है, टर्सरी प्रोटॉन की उससे भी ज़्यादा होती है। तो इससे ये होती है वंडर वाल डीसिल्डिंग, और बल्कनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये आप आसानी से समझ सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट आता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो काम करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीसिल्डिंग होती है ये। तो ये कैसे देखिए बढ़ाती है डेल्टा वैल्यू को। जैसे आप एक एग्जांपल लो, वो आपने वाटर का एग्जांपल लिया, तो हम जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर आपका वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो ये आपका नेगेटिव होता है और ये आपका पॉजिटिव, ऐसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इंडक्टिव फैक्टर अगर कंपेयर करो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होता है जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच एक बॉन्डिंग हो जाती है। ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूल है H2 का, ये भी एक मॉलिक्यूल है H2 का, तो इनके बीच जो बॉन्ड बना है मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, जिसे हम यहाँ पर आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। ये 3 केस में हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। अगर आपका OH बॉन्ड हो, NH बॉन्ड हो या आपका HF बॉन्ड हो, तो इन 3 के केस में ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन आपने पढ़ी हुई है कि हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, क्योंकि उस केस में बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब आपके तीनों ही देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जो है यानी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, इसलिए ये आपके बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड को। तो यहाँ पर इस कंडीशन में से हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। अदरवाइज जितने भी केस होते हैं, जैसे आप HCl में भी पढ़ोगे भाई HCl होगा, ठीक है, HCl के मॉलिक्यूल के बीच भी बॉन्ड बनेगा, बट इसे हम यहाँ पर वंडर वाल बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड केवल तभी कहा जाता है जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि 3 तरह के एटम आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन हो। तो देखिए वंडर वाल डीसिल्डिंग में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम पढ़ते क्या है कि आपका जो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है। तो इस केस में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देते हैं हाइड्रोजन पर, जिसकी वजह से इसकी डीसिल्डिंग बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है डीसिल्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आसानी से समझ सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डीसिल्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वैल्यू या डीसिल्डिंग आप कह सकते हो। तो ये भी आपको समझ जाना चाहिए। भाई अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया वाटर, ठीक है, तो किस में ज़्यादा डीसिल्डिंग होगी। अब अमोनिया में नाइट्रोजन है और वाटर में आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस केस में डीसिल्डिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हो इजीली। अब हम क्या करें, अगर आपने कोई एक कंपाउंड लिया हुआ है, जैसे आपने अल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है, C2H5OH, अब आप देखते हैं इसमें भी OH बॉन्ड है, तो ये भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। भाई वाटर अल्कोहल का जो दूसरा होगा C2H5OH उसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर हम वो आपको क्वेश्चन इस तरह से घुमा के दे देता है कि आपने अल्कोहल लिया हुआ है, अब अल्कोहल की डेल्टा वैल्यू ये है, मतलब दे दी उसने कुछ भी डेल्टा वैल्यू, और आपको कहा कि आपने इसमें CCl4 सॉल्वेंट मिला दिया या कोई नॉन पोलर आपने सॉल्वेंट मिला दिया। ठीक है, तो देखिए क्या करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनके जो गैप होता है इसे बढ़ा देता है, क्योंकि आपका कोवेलेंट जो होता है वो आपका सोल्यूबल होगा इसमें। ठीक है, तो ये आपको क्या करता है सर, गैप को बढ़ाने लग जाता है। तो जब गैप बढ़ेगा तो क्या होगा, इंट्रैक्शन कम हो गया। जब इंट्रैक्शन कम होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब ये दूर होता चला जाएगा, सीधी सी बात है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट इस प्रोटॉन पर कम होता चला जाएगा। जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा था, अब वो जब दूर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी डीसिल्डिंग की या डेल्टा वैल्यू थोड़ी कम होती चली जाएगी, बढ़ने की बजाय वो कम होती चली जाएगी। तो अगर आप कोई दूसरा सॉल्वेंट मिलाते हो, डेल्टा वैल्यू इंक्रीज ना करके डिक्रीज होने लगती है। लेकिन अगर प्योर फॉर्म में है तो सीधी सी बात है, प्योर फॉर्म में इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम होगी, तो वहाँ पर डीसिल्डिंग भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह की घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर प्योर फॉर्म में है तो डीसिल्डिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे प्रोटॉन के। लेकिन अगर कुछ हम अदर सॉल्यूट मिला देते हैं इसमें तो वो डीसिल्डिंग की वैल्यू कम कर देता है, सिल्डिंग को बढ़ाने लगता है। तो इस तरह से हमने 4 मोस्ट कॉमन इफेक्ट पढ़े हैं। आपने आई इफेक्ट पढ़ा है, भाई आई इफेक्ट आपने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा वैल्यू के। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें पढ़ा एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, ये भी आपने देखा है कि डेल्टा वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा वैल्यू के। इसके बाद आपने पढ़ा वान डर वाल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वही वान डर वाल बॉन्डिंग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। तो हम 4 फैक्टर पढ़ते हैं। अगर आप बात आती है कि इन 4 फैक्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर कौन सा होगा, यानी कि ज़्यादा डीसिल्डिंग कौन करेगा। देखिए चारों फैक्टर डीसिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा डीसिल्डिंग कौन करेगा, तो इसमें फर्स्ट नंबर आता है आपका एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नंबर दूँ इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अगर कंपेयर करें तो सेकंड पर आपका एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट है, तो एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट के केस में डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी। इसके बाद आपका नंबर आता है इंडक्टिव इफेक्ट का, इसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और सबसे लास्ट में आता है वान डर वाल बॉन्डिंग, यानी कि वान डर वाल जो के कारण जो डेल्टा वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर डीसिल्डिंग ज़्यादा ही होगी। एक एल्काइन का केस आप छोड़ करके देख सकते हो, क्योंकि एल्काइन में आपका sp हाइब्रिडेशन होता है, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाती है, पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हो, जिससे वो आपके जो प्रोटॉन होते हैं वो डीसिल्डिंग रीजन में ना होकर सिल्डिंग रीजन में होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर डेल्टा वैल्यू कम होती है। तो इस तरह से आपने 4 तरह के फैक्टर यहाँ पर पढ़े हैं। इसमें आप एक जो आप सॉल्वेंट भी यूज करते हो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, पूछ लेता है कभी कभी कौन से सॉल्वेंट है जो कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको सॉल्वेंट के नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सॉल्वेंट आपका एक CCl4 जो है यूज किया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड आपका यूज किया जाता है, या आपका वो ये भी दे सकता है CdCl3। अब डी जो है वो ड्यूटेरियम है, तो आप कह सकते हैं ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म। भाई अगर आप CHCl3 लो तो ये तो आपका क्लोरोफॉर्म है, लेकिन अगर H की जगह आप D लिख दो ये ड्यूटेरियम हो जाएगा, तो ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म। और फोर्थ आपका होता है हेक्साक्लोरो एसीटोन। अब हेक्साक्लोरो CCl3 का होल टू हो CO ये हो जाएगा। देखिए हेक्साक्लोरो एसीटोन कैसे काम में आपने पढ़ा हुआ है, CH3CO CH3 क्या होता है आपका एसीटोन। अब हमने CH3CO CH3 में H को रिप्लेस कर दिया, सब H को रिप्लेस करके हमने Cl जोड़ दिया वहाँ पर, CCl3COCCl3, तो ये हो गया हेक्साक्लोरो एसीटोन। तो ये आपके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। अभी आपने पोजीशन ऑफ सिग्नल पढ़ाया, अब पढ़ेंगे आप स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग आप जानते हैं मतलब टूटना, एक तरह से स्प्लिटिंग होता है ब्रेक होना या टूटना, तो सिग्नल का ब्रेक होना या टूटना हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, इसके जो भी पर्टिकुलर नोट्स होंगे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ही इसके साथ आपको सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।